बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं दो बड़े प्यारे प्यारे नन्हे मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला माशाल्लाह। और ये आपके साथ कौन है? अलीशा। अलीशा। अलीशा बोलती है? अब्दुल्ला कौन सी क्लास में आप? KG2। KG2 में। अच्छा, ये जो आपकी बहन है ये आपको सच बताएं तंग करती हैं? ये मुंह से बताएं ना, आप तंग करती हैं? हाँ। क्या तंग करती हैं? तंग करती नहीं, मुझे बताएं ना, ऐसे ये छोटे बहन भाइयों में होता है ये, तो ये क्या तंग करती हैं आपको? ये मारती है। हाँ ईशा, जरा माइक लाइन की तरफ। आप मारती हैं इनको हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि ये आपको तंग करते हैं? नहीं करते। देखो कितनी अच्छी है ना, तुम्हारी शिकायत नहीं करी। अच्छा, आपको अपने घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मैं। अब चलो ये बताएं, अम्मी अब्बू में से कौन अच्छा लगता है? हाँ? अम्मी अब्बू में से आपको कौन अच्छा लगता है? मम्मा। अच्छा, आपने बेबी शार्क देखा है? नहीं देखा भाई, पहला बच्चे है, वरना तो बच्चे आज के लगे हैं। पोयम आती है कोई आपको? हाँ। कौन सी पोयम आती है, सुनाए। बेबी शार्क। बेबी शार्क। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि आपके स्कूल में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? मास्क। माज। माज क्यों है भाई आपका बेस्ट फ्रेंड? मास्क हमारे साथ खेलता है। खेलता है? अच्छा, कौन सा गेम आप शौक से खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं, वाह भाई। अच्छा ये बताएं कि हम रोजे क्यों रखते हैं? अल्लाह ताला खुश होता है। ओह वाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश होता है। तो आप जब दुआ मांगते हैं तो क्या क्या दुआ मांगते हैं? कि बहुत सारी चॉकलेट्स मिल जाए। चॉकलेट्स पसंद है आपको? हाँ। चॉकलेट पसंद है। और आपको अपने घर में कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? मम्मा। मम्मा। मम्मा क्यों अच्छी लगती हैं भाई? यहाँ लेकर आई हैं इस वजह से? कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको? बड़ी सोच में पड़ जाते हैं, बच्चों से सवाल करो बाद में इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये बड़े प्यारे बच्चे हैं और बड़ी दुआ भी होती है इन बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनके नसीब भी अच्छे करे और ये आगे तरक्की भी करें। शुएब भाई, आपका अपना बचपन कैसा था? शरारती थे आप, नहीं थे? बच्चों को देख के कुछ याद आ रहा है आपको? देखें, बचपन तो अगर बग़ैर शरारत के गुजरे तो बचपन ही नहीं कहलाता। और शरारत होना, शरारती होना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक्टिवनेस की निशानी होती है कि जो बच्चे शरारती बहुत होते हैं तो वो आगे जाके देखा यही गया है कि बड़ा अच्छा अपने माशरे में अपना नाम बनाते हैं। तो शरारत तो मस्ट है। मैं वालिदैन को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे बेतहाशा शरारत करते हैं उन्हें रोके टोके ना। लेकिन फिर तो वो सर पे चढ़ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं ना सर, सर पे चढ़ने दें, क्या मसला है? शरारत करें, बदतमीजी ना हो। हाँ। शरारत की बात बदतमीजी है। पे टोके बस। शरारत जो है ना वो तो बिल्कुल बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि आप शरारत करें। बिल्कुल सही है। ये मोबाइल से बाहर निकालें, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में लेके आएँ। ये मोबाइल ने जो है ना आजकल आप देखें, छोटा सा फीड कर रहा हुआ बच्चा है, वो भी कार्टून देख रहा होता है तो फीड कर रहा होता है। उसके बगैर जो है ना मदर उसको फीड ही नहीं करा पाती। तो खुदारा एक तो मोबाइल अपने 7 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल ना दे आदमी। सुहेल भाई, आपका कैसा था बचपन? बचपन से ही जिम का शौक था? आप मिस्टर पाकिस्तान भी रहे, मिस्टर कराची भी रहे, तो ये बचपन से ही शौक था या बड़े होके हुआ? नहीं, बेसिकली मैं बहुत स्किनी था। 6 फीट हाइट थी, मेरा 58 kg वेट था। तो जाहिर है दोस्तों में जब स्कूल में थे हम 7th 8th में, तो मैंने 7th क्लास में जब था तब मैंने शुरू की थी। तो अभी मैं आपको बताऊँ, इत्तेफाक से मैं अब चाइना से जो अपना इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा हूँ, अपना ब्रांड, तो मैंने उनके ना फॉल्ट बताया उनको जाके। तो वो कहने हमें तो आज तक किसी ने फॉल्ट नहीं बताया। मैं 35 ईयर से अब तक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जो फॉल्ट मैं बताऊंगा आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि आपसे लेता है कि इम्पोर्टर, फिर लेता है होलसेलर, उसके बाद जाके आपसे कोई होलसेलर से, फिर रिटेलर, फिर जिम ओनर, फिर कंज्यूमर यूज करता है उस मशीन को। तो सुहेल भाई ये तो बता दें कि टाइम कम होता है कि आप शरारती थे कि नहीं थे, और क्या शरारती शरारती तो किस इस सेंस में कह ले कि क्रिएटिव शरारती थे। कि मकसद ये कि कोशिश ये करते कि अब्बू से बड़ा डर लगता था। वालदा भी हमारी स्कूल टीचर थी और उसी स्कूल में पढ़ते थे, और एडवांटेज होता था? एडवांटेज नहीं होता था, सबसे ज्यादा मैं ही पिटता था स्कूल में। तो वालदा सबसे ज्यादा मुझे ही लगाती थी, और ये एक सबसे बड़ी बात, क्लास का मॉनिटर भी था। और मेरी वालदा एक मेरी शिकायत पे सबसे ज़्यादा मुझे ही पीटती थी कि भाई ये शरारत कर रहा है कि तुम कैसे कर रहे हो। ये एक बड़ा वैसे होता है इशू कि अगर दो तरह के फ़ायदे भी होते हैं कि एक तरह का फ़ायदा भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई स्कूल में, और कभी कभी ये बहुत नुकसानदेह भी होता है। शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और फिर इनके लिए
सुहेल भाई, एक बड़ा अहम बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, उसमें एक अहम चीज़ सामने आती है कि लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं। स्टीरॉइड्स इस वजह से लेते हैं कि जी 3 महीने में बॉडी बन जाती है, 6 महीने में बन जाती है। फिर अक्सर लोग कहते हैं कि बगैर स्टीरॉइड लिए तो ऐसी बॉडी बन ही नहीं सकती। ये कितने नुकसानदेह, और क्या जो हमें खूबसूरत कट्स वाली बॉडी देखते हैं ये बगैर स्टीरॉइड्स के नहीं बन सकती? देखिए जी, मैं इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप कोई कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, देखिए जिम में इस वक्त सारे जिम में, मैं आपके चैनल के थ्रू उन माँ बाप को बता रहा हूँ, उन बड़ों को बता रहा हूँ जिनके बच्चे, ख़ास तौर पे लड़के, यंगस्टर्स जो हैं वो जिम जाते हैं, तो उन पे नज़र रखें कि वो स्टीरॉइड्स ना लें, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं लड़े। लेकिन हर इंसान चाहता है शॉर्टकट में जल्दी से मुझे फ़र्क आ जाए। नो डाउट स्टीरॉइड से जल्दी फ़र्क आता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़तरनाक है। उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है आपका कि आप जब एक चीज़ ले रहे हैं और आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, मसल्स अच्छे हो रहे हैं, लुक वाइज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक इंसान को क्या चाहिए कि लोग मुझे देखें, फेम चाहिए, ज़रा अपने आप को गुड लुकिंग करूँ, मैं ड्रेसअप हूँ, अच्छा लगूँ। और जैसे ही वो छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल होने लगते हैं, तो वो फिर शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसको हम ड्रग्स कहते हैं कि एडिक्ट हो जाते हैं आप फिर कि यार अब मुझे अच्छा लगना। अब उसका क्या करता है कि लेट सपोज वो अगर 10 mg कोई स्टीरॉयड ले रहा है और उसको उसका फ़र्क आ रहा है, जब वो कंटिन्यू लेगा तो वो 10 mg उस पर असर करना कम कर देगा, तो वो 10 से 20, 20 से 30, और फिर वो ओवरडोज की तरफ जाएगा। फिर अपने वो गुर्दे उसके फेल हो सकते हैं, उसको एथराइटिस हो जाता है, और 50 बीमारियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जो आफ्टर मैरिज बच्चे ना होना सबसे बड़ी वजह। ठीक है, क्योंकि यहाँ एजुकेटेड तो है ही नहीं, क्योंकि सब अताई बैठे हैं 90%। अब हाँ, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो नॉलेजेबल हैं। लेकिन आपके जो नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने जो स्टीरॉइड्स यूज़ किए, जैसे भी पहली चीज़ तो ये कि स्टीरॉइड ओरिजिनल पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, सब 2 नंबर मिल रहा है। मैं अपनी आंखों से मुल्तान, गुजरांवाला और इधर उधर देख कर आ रहा हूँ जो इधर बन रहे हैं, तो आप ये देखें कितने हार्मफुल है। जो अभी रिसेंटली बॉडी बिल्डर्स मरे तो उसकी वजह ये थी। अच्छा, अब बॉडी बिल्डर्स तो एक चलो मुकाबला लड़ रहा है, वो यूज़ कर रहा है, समझ में आती है बात। लेकिन एक आम आदमी जो फिट होने जा रहा है, वहाँ का जो उसका जो पर्सनल ट्रेनर है वो उसे स्टीरॉइड पे लगा देगा कि यार आप ये इंजेक्शन लगा लें, ये टैबलेट खा लें। चाहे टैबलेट फॉर्म में भी बहुत आते हैं। अच्छा। और टैबलेट मोर देन हार्मफुल देन इंजेक्शन, ये सबसे बड़ी बात बताऊँ। क्योंकि आप जब टैबलेट कोई लेते हैं तो वो पूरे सिस्टम से होती हुई जाती है, इंजेक्शन डायरेक्ट मसल में इंजेक्ट होता है। ठीक है, दोनों के साइड इफेक्ट है, मिस यूज जिसका है। तो ये सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि अपने बच्चों को इससे दूर रखें, और जो बच्चे ले रहे हैं उनसे कहें भाई नेचुरल बन सकता है, किसने कहा नहीं बन सकता। भाई ये जो फिर कॉन्सेप्ट बनाया हुआ कि जी ये मैंने भी एक ट्रेनर से पूछा था, वो किसी और जिम में था, तो उन्होंने बोला कि यार ये जो तुम फिजिक देख रहे हो ना, जो इतने कट्स हैं, ये बगैर स्टीरॉइड के नहीं आएंगे। नहीं सर, मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा दूं स्टीरॉइड यूज करने के बावजूद कट्स नहीं आ रहे। कट्स आते हैं आपकी ट्रेनिंग से। वो किसी स्टीरॉइड का क्या काम है, फंक्शन मालूम करें ना। स्टीरॉइड का फंक्शन है मसल को बड़ा करना। आपके मसल पे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं टूट फूट होना आगे होती है, उसके बाद उसको डेवलप करता है, तो वो करता है। ठीक है, स्टीरॉइड उसे जल्दी उसको डेवलप कर देता है। लेकिन अगर कोई उतनी एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, मेरे पास आते हैं बहुत से, मैं बोलता हूँ भाई पहले आप एक्सरसाइज करो, पहले उस लेवल। मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं, आपकी गाड़ी है और आप उस गाड़ी को चाहते हैं परफॉर्मेंस अच्छा, आप उसके अंदर आपको पता है नॉइज लगता है, हाई ऑक्टेन डलती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। अब गाड़ी का इंजन फारिग है या गाड़ी के इंजन में ऑयल नहीं है, गाड़ी को आपने पानी नहीं डाला और आप उसमें हाई ऑक्टेन डलवा के और आप सोचेंगे वो ऐसे भागेगी गाड़ी, उसको सबसे पहले करना होगा। दूसरी चीज़, मैं किसी आदमी को एक फरारी दे दूं जिसको एक मेहरान चलाना आती है, उसको भगाओ, तो वो क्या करेगा, नहीं भगा सकेगा, 10 जगह एक्सीडेंट कर देगा, उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है जो इसके अंदर या तो जो क्वालिफाइड है वो डॉक्टर जी, और पहली बात तो इसके बगैर हो सकता है सबसे बड़ी चीज़ ये। तो क्या मुझे आप बताएं, ये तो स्टेरॉइड 15 साल पहले आए होंगे मैक्सिमम, 10-12-15 साल। इससे पहले क्या बॉडी बिल्डर्स नहीं होते थे? क्या इससे पहले फिटनेस नहीं होती थी? ये सब एक दिमागी फतूर डाल दिया है बच्चों के दिमाग में। ये मैं आपके प्रोग्राम से कह रहा हूँ, जिम जाएं, बहुत से ऐसे आज भी उस्ताद मौजूद हैं, लेकिन प्लीज़ शॉर्टकट ये इनको अभी नहीं पता चलेगा, ये सब इनको 35-40 साल के बाद पता चलेगा जब इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। अच्छा सुहेल भाई, जैसे आपने कहा कि बहुत से उस्ताद जिन्हें हम ट्रेनर भी कहते हैं मौजूद है, जब कोई बिल्कुल नया लड़का जिम जाता है तो अमूमन होता ही है कि आपस में एक दूसरे को उस्ताद बना लेते हैं, यार ये चेस्ट है, ये विंग्स है। आप क्या समझते हैं ट्रेनर कितना ज़रूरी है, और क्या अगर कोई गलत एंगल कोई बच्चा या बिगनर लगा लेता है तो उससे कोई इंजरी आने का खतरा होता है? बहुत ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, वार्म अप।
आप ये तो जब कोई भी करता ही नहीं वेट है। ट्रेनिंग करें, वार्म अप मस्ट है। आप अगर हमारे यहाँ आए हो और हम मैं- लोग, मैं- आप देखते हो गेट स्मार्ट में वार्म अप, और बिल्कुल। हमारा मशहूर वार्म अप है जो दुनिया में कोई करता है, तो बहुत हम तो सारे कभी-कभी बताया कि बोर भी हम हो अगर जाते हैं। फला कंट्री में थे, एक बंदे में जाके पूछते कि आप क्या गेट स्मार्ट से हो, क्योंकि आप वो वार्म अप करो जो गेट स्मार्ट कराता और हम है। बोर हो जाते थे, इतनी ठीक है? देर वार्म अप करवा हाँ, दिया। नहीं, वो आपके लिए जरूरी है। देखो, आप मसल आप क्या करते हो, जस्ट लाइक अ बलून, आप उसको ग्रो करते हो ना, फुलाते हो, तो आप बलून को भी पहले स्ट्रेच करते हो फिर फुलाते हो, वरना वो टेढ़ा मेढ़ा फूलेगा या फट जाएगा। तो उससे पहले आपने वार्म अप करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन कोई आपको अंदर अल्लाह ना करे इंजरी ना हो। फिर वार्म डाउन भी करना है, 10 मिनट्स का वार्म अप, 10 मिनट्स का वार्म डाउन। वार्म डाउन क्या? वार्म डाउन में आप कुछ भी कर लें, साइकिल चला लें, आपको ट्रेडमिल कर लें, अच्छा, कोई ये कार्डियो warm कर लें, down है। कि वार्म डाउन हुए, क्योंकि आपने आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई हुआ हुआ है ना। हमारी कुछ भी नहीं सिखाया जाता ना, पता है शायद बाज लोगों को ये नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव रैप क्या होता है। आपके असल रैप है नेगेटिव रैप। पॉजिटिव रैप आपका मसल ग्रो नहीं करता, यहाँ से पॉजिटिव लगाते, नेगेटिव का तो पता ही नहीं है। अब जाके हाँ कुछ लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव की नॉलेज आई है। अच्छा सुहेल भाई, ये जो बात होती है लाइट वेट लगाओ तो वेट पे कटिंग आती है, हैवी वेट लगाओ तो बनता है, ये भी एक मिथ concept गलत कब है से चल रहा भाई। है? देखें, ये मिथ भी गलत है। लाइट वेट और हैवी वेट का कोई कॉन्सेप्ट ही आज तक नहीं पता। देखिए, लाइट वेट का मतलब ये नहीं है कि मैंने 2 kg की प्लेट उठा ली और उससे मैं 100 रैप कर रहा हूँ, ये लाइट वेट हो गया, ठीक है। या मैंने 200 किलो उठा लिया और उससे बड़ी मुश्किल से 2 रैप भी नहीं वो भी निकले, वो मेरा हेल्प से। हैवी हो गया। दोनों यूजलेस है। जब आप बहुत ज्यादा लाइट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी करेंगे ना तो उसका फायदा, नुकसान तो हो सकता है लेकिन उसका फायदा नहीं है और नुकसान होता है। तो आपने वो वेट उठाना है। जब मैं लाइट कहूंगा, लाइट मींस मैंने 12 to 15 रैप्स मुश्किल से निकालने, मुझे थोड़ी सी रेजिस्ट करना पड़े, ना कि मैं उसके 40 रैप या 50 रैप निकालो। यूजलेस है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। अभी आप ट्विस्टर की बात कर रहे थे, तो ट्विस्टर बहुत से लोग आके जिम में लगे रहते हैं। ट्विस्टर उन लोगों के लिए जो बिगनर्स आते हैं या जो बहुत मोटे हैं या जो कभी कोई खेलते नहीं है, बस एकदम जिम आ गए, तो उन्हें हफ्ता 10 दिन 15 दिन ट्विस्टर कराएं ताकि उनकी बॉडी में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो। लेकिन घंटों मैंने देखा ट्विस्टर पर लगे रहते हैं, कोई साइड कम नहीं होती उससे, सब बेकार अच्छा, की बात है। डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है सुहेल भाई? क्योंकि लोग अमूमन ये करते हैं कि जिम जा रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल के वो शेक भी पी रहे हैं, बनाना चिप्स, वो फ्रेंच फ्राइज भी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि लग जाएगा। मैं डाइट को आपको ये कहूंगा, ये मैं इसके गारंटी देता हूँ, डाइट इज लाइक अ मैजिक। ये मैजिक करती है, आप करके तो देखें कभी। रोटी छोड़ना भी आसान काम नहीं है। मकसद डाइट करने तो बात किया था, पहले तो आप रोटी छोड़ के दिखाएं मुझे, और छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर मैं 2 रोटी सुबह दोपहर खा रहा हूँ 2 रात, मुझे उसको आधा आहिस्ता आहिस्ता कम करके 1 महीने में मुझे रोटी छोड़नी है, क्योंकि मेरी बॉडी यूज टू है। लेट सपोज मैं चाय पीता हूँ और उसमें 1.5 चम्मच चीनी डालता हूँ, मैं 4 कप पीता हूँ, तो मेरी बॉडी को डेली के 6 चम्मच चीनी की जरूरत है। मैं एकदम मुझे ट्रेनर ने कहा, मैंने चीनी छोड़ दी। ये सब हार्मफुल हो जाती हैं चीज़ें, तो इसको ग्रेजुअली 1 महीने में आपने उसको लाना है। तो डाइट मैजिक की तरह काम करती है। आपको दुनिया में आप क्या समझते हो, दुनिया के टॉप एक्टर्स जो इतने फिट हैं और इस बुढ़ापे में 50-50 60-60 साल की उम्र में, आपको पता है इंडियन एक्टर्स भी हैं, अमेरिकन एक्टर्स भी हैं, तो क्या उनके पास डाइट, उनके पास इतना टाइम है कि जाके 3-3 घंटे जिमों में करते हैं? वो सिर्फ डाइट करते हैं। डाइट आपकी मैजिक है, उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। ये देखें जी, वो क्वेश्चंस होते हैं, ज़ाहिर है सुहेल भाई आते हैं तो ये लोगों की अवेयरनेस के लिए है कि ज़ाहिर है सुहेल भाई बता रहे हैं इनका इतना तजुर्बा है, चले मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलें कि यार ये, क्योंकि हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ कि हमें कहते थे जी आप 150 रैप निकालें इससे, वो लगे रहते थे, लेकिन एक टाइम बाद फिर हमें बहुत दर्द होता था। लेकिन 150 के बाद वो डेफिनेटली आप अगर एक बॉल भी उठा के करते रहेंगे, अपने हाथ को वैसे भी करते रहेंगे तो आपको दर्द होगा। ये चीज़ें जो क्लियर करने की थी, जो हमने सुहेल भाई से पूछी। डॉक्टर सुनहरा, बात हो रही थी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंसान एक सेहतमंद रहता हो तो क्या उसे अपना सदका निकालना चाहिए? सदका तो वैसे ही निकालना है। सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के जोड़ जोड़ पर, और हदीस मुबारक में है कि 360 जोड़ हैं इंसानी जिस्म में, हर दिन जिस दिन सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, सदका निकालना वाजिब है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि सदका उसको नहीं कहते कि आपने काली मुर्गी या काला बकरा सदका देना है। कॉन्सेप्ट बनाया ये है। पूरी हदीस मुबारक है कि सदका, पहले फरमाया सदका वाजिब है, फिर अगली हदीस मुबारक में आ रहा है कि तुम्हारा नमाज के लिए एक एक कदम उठाना भी सदका है, रास्ते में से किसी चीज़ को जो तकलीफ देने वाली है हटा देना भी सदका है, किसी को सवारी पर सवार करवाना। अब आजकल तो हम ऊंट और घोड़े यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कोई गाड़ी में बैठ रहा है, आपने उसके हाथ में सामान है, आपने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, या मॉल से निकल रहा है उसके पास बैग्स हैं, आपने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन हदीस मुबारक का है कि छोटी छोटी आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करना भी सदका है। और आखिर में फरमाया किसी मुसलमान को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है। इट्स ईजी, आप कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि मेरे पास तो पैसे ही होंगे तो मैं अच्छा सदका डॉक्टर साहब, निकालूंगा। एक मुझे मेरी नॉलेज भी बढ़ाएगा, हमारे यहाँ कुछ मिथ्स हैं या क्या है ये कि काली मुर्गी काला बकरा क्या सदक़े के लिए यही, और सदक़े के लिए मैं देखता हूँ कमज़ोर कमज़ोर बकरे होते हैं बड़े,
ये सही है, मतलब अगर एक सदका निकालने तो उनका ताज़े बकरे का नहीं लगता, और क्या काली मुर्गी में उसको चेंज हो जाता है? अच्छा देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, अब बहुत से लोग जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तो वो भी मुझसे नाराज़ होंगे। ये जो काली वाली चीज़ों वाला है ना, ये गैर इस्लामी कॉन्सेप्ट इस्लाम में ऐड हो गया। जैसे ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक है, जादू है, सहर है, उसमें सहर में कोई काला पीला नीला है ही नहीं। ये भी बाहर से आ गया हमारे पास, मिस्र से, यूनान से और दूसरे और आसपास के ममालिक से। और ये काली चीज़ हमने चूँकि काले रंग को नेगेटिविटी से कनेक्ट कर दिया है, तो इसलिए हमने वो काला बकरा, काली मुर्गी, काला तो अच्छा रंग होता है, खुदा ना खास्ता वो बुरा रंग नहीं होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब ईद की नमाज होती थी और जुमे की नमाज होती थी तो काली चादर आप उसको ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाते थे। सदका है, बल्कि इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जो काली मुर्गी है और काला बकरा है वो महंगा है, यानी उससे कम वजन का बकरा अगर आपको सदका करना है तो वो अगर आपको 10,000 का मिल रहा है छोटा सा, तो काले रंग का वो 12,000 का देगा, क्योंकि लोगों के जहन में है ना कि काले रंग का सदका में दे रहे हैं। इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, आप सदका दीजिए। और जहाँ तक बात यह है कि आपने कहा कि लागर सा बकरा या कुछ, तो ये तो पहले माइंड से क्लियर कर लें कि सदका सिर्फ गोश्त का नहीं होता, हर नेकी सदका है। किसी को खाना खिला दिया वो भी सदका है, किसी को पानी पिला दिया, किसी को एक जोड़ा कपड़े दे दिए, ये सब सदके की डिफरेंट एग्जाम्स हैं। ये फिर क्यों कहा था जी बकरा सदका करो बकरा, या ये जहन में है कि भाई ये महंगा है इस वजह से इसका सदका ज्यादा अफजल है? ये इसलिए आई कैन रिलेट इट, ये चूंकि देखिए कुर्बानी की वजह से या अकीके की वजह से, बच्चे के जब दुनिया में बच्चा आता है, प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है और तालीमात भी ये है कि 7वें दिन तक उसका अकीका कर दिया जाए। तो वो बकरे से अकीका किया आपने, हसनैन करीमैन का, कि बकरे ज़िबाह की अकीके में, तो चूंकि वो सदका है और एक तरह से हमारी बलाएं भी टल जाती हैं और हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं और अल्लाह ताला का शुक्राना भी है। इसी तरह एवरी ईयर ईद के मुबारक मौके पर जब 10 ज़िलहज को हम कुर्बानी देते हैं, उसको भी आपने फरमाया कि ये सदका है, सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन इसका खून तुम्हारे खून के लिए, इस जानवर का गोश्त तुम्हारे गोश्त के लिए, इसकी खाल तुम्हारी खाल के लिए, इसकी हड्डियां तुम्हारी हड्डियों के लिए, इसके बाल तुम्हारे बाल के लिए सदका हैं। तो उससे शायद हमने ये समझ लिया कि अब सदका सिर्फ जानवर का ज़िबा करना ही है। इसमें ऐसा हो जाता है कि कई लोग बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते। दूसरी इसमें एक और लॉजिकली मैं देखती हूँ, देखिए एक गरीब को तो एक वक्त का खाना ही नहीं मिल रहा, अगर आप उसको पेट भर के दाल रोटी भी ताज़ी साफ खिला देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो आप कितने लोगों को दाल रोटी खिला सकते हैं बनिस्बत इसके कि आप एक इतना महंगा बकरा खरीदें। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर अब आपने बात कर दी है, मेरे भाई ने मुझे ये कहा कि अगर मैं किसी को बता दूं कि ये सदके का बकरा है, फ़कीर भी नहीं लेता, फ़कीर भी नहीं लेता, क्योंकि की चीज बता के देनी होती है, जरूरी नहीं है देना, फ़कीर समझता है। अच्छा हमारे यहाँ लेकिन उसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें सैयद का एक इशू आ जाता है। इस वजह से कहते हैं कि अगर आपको किसी को सदके की चीज दे रहे हो या आप ज़कात दे रहे हो तो आप उसको बता के दो, क्योंकि कहीं वो सैयद ना हो। देखिए अब इसमें ये बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं वो I mean, वो भी यही बात कह रहे होते हैं कि देखिए सैयद का जो कॉन्सेप्ट है ना, सादात अल्लाह के प्यारे हबीब है ना, हम सैयद सबसे बड़े सरदार 19 की नस्ल है। ज़कात में सैयदों पर हराम करार दिया अल्लाह के नबी ने, बल्कि एक दफ़ा सदक़े को भी, कि एक दफ़ा एक खजूर बीबी फातिमा तो ज़हरा शहजादी कौनैन ने इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी, आप फ़ौरन तशरीफ़ लाए और फ़ौर अलग अलग थूक दो इसको, और आपने उनके मुंह से निकलवा के थुकवाया कि ये सदका है। और हम अंबिया या हम जो सैयद हैं, हम सदका नहीं खाते। कितनी प्यारी बात थी, एक तो उनकी शान, दूसरा अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें कि लोग अल्लाह के हबीब को सारी चीज़ें आपके कदमों में रखते थे जब उन्होंने चैरिटी करनी है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ात, सूरह तौबा में है कि हबीब इनसे सदक़ात वसूल कीजिए। क्या खूबसूरत अल्लाह का निज़ाम है इंसाफ का, क्या खूबसूरत ट्रांसपेरेंसी है कि हमारे लिए तो हराम है, हम अगर आप मुझे चैरिटी के पैसे दें और वो मैं खुद खा जाऊं, अगर मुझे पता है ये मेरे लिए हराम है, मैं कैसे खाऊंगी? तो ये कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अब आज हमारे यहाँ ये होता है कि एक गरीब शख्स जो ज़रूरतमंद है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, हम कहते हैं ये सैयद है, इसको ज़कात नहीं लगती, मुंह उधर करके चले जाते हैं। आप उसकी वैसे मदद कीजिए, उनका हक है। हमारे माल पर ये सब अल्लाह के नबी के तुफैल ही तो है। तो ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है वो इसलिए ये उनकी इज्जत अफजाई थी, ये उनका वकार था, ये उनकी फजीलत थी, जिसकी वजह से हम
उनको सदका नहीं देंगे, लेकिन हमारे तोहफतन माल आप पर उनका हक है। तोहफतन बाकी दे जो शख्स आपको रैंडमली नजर आ रहा है कि बेचारा भूखा है, मांग रहा है, जो खुद सवाल कर रहा है, उससे आप ये थोड़ी पूछेंगे कि तुम, वो तो मांग रहा है, बिल्कुल उसको पॉइंट खुद पे है। पता नहीं है कि मैं सैयद हूं, मैं तो मांग ही नहीं सकता। पहली बात तो यही है। तो यहाँ पे ये कि जो भूखा है, सवाल कर रहा है, आप उससे कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे और ना उसको बताने की जरूरत है। बड़े बड़े उलमा कराम का गो के इख्तिलाफी मसला, उनका कहना है कि ज़कात और सदका आप देख रहे हैं कि कोई जरूरतमंद है या वो आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको दे दीजिए। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, सेहत की हम बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त स्क्रीन पे ऐसे कई लोग बैठे हुए होंगे जो खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, और वो हम कई दफ़ा पकड़ भी चुके हैं उनको। जो लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए नुकसान हो रहा है, अब मैं तो अपने बच्चे को या अपने घर वालों को ये चीज़ खिला रहा हूँ कि खालिस है, लेकिन उसमें कोई वो मिलावट कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? अल्लाह अकबर, कितनी वाज़ेह हदीस है, मन गश्शा लैसा मिन्ना मन गश्शा, वो हम में से है ही नहीं जिसने मिलावट की। कितना सख्त हुक्म है कि जिसने मिलावट की, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं वो हम में से नहीं है, वो तो मुसलमान ही नहीं है। अब ये तो फिक्र अगर हमें अपने ईमान की होगी तो हम ये बात सोचेंगे। तो बहुत ही सख्त अहकामात हैं। और कौम शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आए, अगर हम उसको पढ़ते हैं कुरान पाक में, तो उसमें से एक सबब ये था कि वो नापतोल में कमी करते थे और मिलावटें किया करते थे। तो ये बाकायदा कौमों पर इस सबब से अजाब आए हैं कि हम मिलावट कर रहे हैं, और इतनी सख्ती से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। वो पूरा अपने माल को हम नापाक कर लेते हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि वो लोग इसको गलत नहीं समझते। हम अपने प्रोग्राम में जब उनको पकड़ते हैं तो वो तो ऐसा शो करते हैं जैसे पता नहीं वो गलत काम कर ही रहे, मिलावट को हमारे यहाँ गलत चीज़ समझते ही नहीं है। अच्छा, बहुत सी वालदाएँ वालिद भी परेशान होते हैं कि उनका बच्चा पढ़ने में बड़ा वीक होता है। बचपन में हम पढ़ते थे रब्बि ज़िदनी इल्मा, क्या दिमाग को तेज़ करने के लिए ये दुआ है या कुछ और भी होती है? ये देखिए, ये तो ये जितनी भी दुआएं हैं, बेसिकली इसमें एक फैक्टर है जिसको बहुत से लोग नहीं जानते। ये एक नीयत है, एक अल्लाह ताला से हम दुआ जब करते हैं तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वाकई मैं ये चीज़ चाहता हूँ। जैसे अभी सुहेल साहब ने बताया ना कि इंसान अपने दिमाग को मैसेज दे देता है कि मुझे सुबह उठना है, तो उसका दिमाग कॉन्शियस रहता है। इसी तरह से जब आप रब्बी ज़िदनी इल्मन कह रहे हैं तो आप अपने दिमाग को मैसेज दे रहे हैं, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए, कि या अल्लाह मुझे इल्म हासिल करना है। इट मीन्स कि यू आर कंसर्न अबाउट गेटिंग नॉलेज। ये भी पॉइंट है ना। तो इसी तरह हर दुआ में दरअसल हम अल्लाह से जब सवाल कर रहे होते हैं तो हम उसके मुताबिक अपनी लाइफ को चेंज भी करते हैं। अगर आप इल्म के लिए दुआ करेंगे तो आप इल्म के हुसूल के लिए कोशिश भी करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी है दुआ। और रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये भी उन लोगों के लिए जो डिबेट्स करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा सबसे खूबसूरत बात यही कि ये दुआ करते रहे रब्बी ज़िदनी इल्मन। अल्लाह के हबीब तो इल्म का मंबा और मरकज़ थे, इल्म तो दुनिया को मिला ही उनसे, मगर वो कसरत से ये दुआ फरमाते थे। तो इंशाअल्लाह इससे भी बहुत से ज़ाहिर इस वक्त ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके घर में कोई बीमार होगा, कोई इस वक्त तकलीफ़ में होगा। जब इंसान बीमार हो, तकलीफ़ में हो, तो किस दुआ का विर्द करना चाहिए? वैसे तो माशाल्लाह कुरान पाक में बहुत सी आयात शिफा जो अलग उन्होंने सब कंपाइल कर दी हैं, 5 सूरों में होती हैं, लेकिन ख़ुद जिसको अल्लाह के नबी ने सूरह शिफा कह दिया वो सूरह फातिहा है। जहाँ इसके अल्लाह के नबी ने ख़ुद नाम बयान फरमाए तो उसमें एक आपने फरमाया सूरह फातिहा, सूरह शिफा है, इसमें सेहत है, इससे ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी बीमारियां भी दूर होती हैं। सूरह रहमान के तो इतने अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं कि गैर मुस्लिम लोग भी बाकायदा उस पर उन्होंने एक हॉस्पिटल में रिसर्च की कि साउंड थेरेपी पे वो लोग साउंड थेरेपी से इलाज करते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो मुस्लिम पेशेंट्स थे वो सुनते हैं सूरह रहमान, तो उन्होंने बाकायदा देखा कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट उनको तेज़ी के साथ उनकी बॉडी पे असर कर रहा है, जो कि बीमारी में हॉस्पिटल में उनके लिए सूरह रहमान लगाई जा रही है। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं बड़ी प्यारी, और ख़ास तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कि वइज़ा मरितु फहुवा यशफीन, कि और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरा रब ही मुझे शिफा देता है। तो ये बड़ी कसरत से इलाज के साथ, इलाज भी सुन्नत है, परहेज भी सुन्नत है। क्योंकि सारी बातें ये हमारे यहाँ अक्सर लोग दो तरह के हमें पाए जाते हैं।
या तो वो नमाज रोज़े की तरफ आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत होती है। या फिर कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ दवा की तरफ जाते हैं, ये भी गलत है। जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तब तक आपको सेहत नहीं मिल सकती। बात हो रही है सेहत के हवाले से, सबा की तरफ बढ़ेंगे। सबा, हम लोग बड़ा डाइट कॉन्शियस रहते हैं, बहुत इस हवाले से रहते हैं कि खाना भी है और वेट भी ना बढ़े। तो ऐसे फूड्स होते हैं, अगर क्योंकि आप शेफ़ हैं, आप ज़्यादा बता सकती हैं कि वो हम खा भी लें, जैसे सोहेल भाई ने कहा कि डाइट एक मैजिक है और आप तो कर भी रही होती हैं, तो क्या ऐसे फूड्स होते हैं कि हमें हमारा टेस्ट भी रहे और वो डाइट के ज़मरे में भी आ जाए? बेसिकली आपको बॉडी की एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ना, वो पूरी करनी होती है। तो अगर जैसे ये बार बार ये कह रहे थे ना कि लाइक फैटनिंग फूड्स नहीं खाएं, जैसे घी बटर वगैरह, तो ना खाएं, या उसको कम मिकदार में अगर आप ऐड करेंगे अपने खाने में तो वो आपको फ़ायदा भी देगा। लेकिन आप जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान देना शुरू कर देगा और आपको वाज़े तौर पे नज़र आएंगे उसके नुकसानात। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी रेगुलर खाना बना रहे हैं तो अगर आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून क्लैरिफाइड बटर यानी घी यूज़ करके बना रहे हैं ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो क्वांटिटी आपने एक्सीड कर दी है और अब आप जायके की तरफ निकल गए हैं तो फिर वो एक्चुअली नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, यानी कि जायका भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना बैलेंस के साथ, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और आज बात हो रही थी सेहत एक नेमत है, बिल्कुल सेहत एक नेमत है। और नशिस्तों में बहुत सारी बातें आपने सुनी, लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि जो काला बकरा और काली मुर्गी वाली बात हुई थी ना, वो इस वजह से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मिस बनी हुई है जो एक अरसे दराज से बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सदका सदका है, आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। मुस्कुराना भी सदका है, किसी के रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। तो इस तरह की आप नेकियां करें। इसके अलावा सोहेल भाई ने बहुत सारी टिप्स दी हैं, उन पर आपको अमल करना चाहिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान